गोडसे ने जब फाइनली जाकर एक 78 साल के बुजुर्ग और कमजोर गांधी जी का खून किया, वो अकेला नहीं था। नाथूराम के माता पिता को लगा कि उनके परिवार में पैदा होने वाले लड़कों पर कोई श्राप लगा है, तो इसकी वजह से उन्होंने इस लड़के को एक लड़की की तरह बड़ा करने का फैसला लिया। गोडसे और आप्टे जब पूना से बॉम्बे जाने के लिए निकले तो उन्होंने खुद ही अपना कवर ब्लो कर दिया। इस पॉइंट पर गांधी की हत्या करने का ये पूरा प्लान गड़बड़ा जाता है। ये पहली बार था जब गांधी की हत्या के अक्यूज्ड सभी लोग एक साथ मौजूद थे। सावरकर ने इन सबको कहा, सफल होकर वापस आओ। लेकिन सवाल ये उठा कि गांधी को मारेगा कौन? गोडसे ने इस पूरे मर्डर प्लान से खुद को सेफ रखने के लिए एक अलग प्लान बना रखा था। इसकी प्लानिंग में 1 साल से ज्यादा का समय लगा और इसमें ऐसे ऐसे लोगों के नाम सामने आते हैं जिन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जुलाई 1944 ब्रिटिश इंडिया सरकार ने महात्मा गांधी को कुछ ही हफ्तों पहले रिहा किया था जेल से, उनकी बिगड़ती तबीयत को देखकर। पुणे के पास एक हिल स्टेशन है पंचगनी नाम से, वहीं पर गांधी जी जाकर रेस्ट कर रहे थे। समय समय पर वो जनता के बीच रहकर इस वक्त सभाएं भी कर रहे थे। एक दिन एक ऐसी ही पब्लिक गैदरिंग कर रहे थे वो कि उनकी सभा में करीब 18-20 लोगों की भीड़ पहुंच गई। इस भीड़ में लोगों ने काले झंडे लिए हुए थे और गांधी जी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। आप में से ज्यादातर लोग जानते नहीं होंगे इस घटना के बारे में, लेकिन इसी भीड़ में मौजूद था नाथूराम गोडसे। अचानक से गोडसे एक चाकू निकालता है और गांधी जी की तरफ बढ़ता है हमला करने के लिए। लेकिन आसपास खड़े लोग उसे रोककर पकड़ लेते हैं। गांधी जी हैरान थे कि आखिर था कौन ये बंदा और क्यों उन पर हमला करना चाह रहा था। ये गोडसे को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि आप 8 दिन तक मेरे साथ रहो, जिससे हम एक दूसरे को समझ सके। लेकिन बताया जाता है कि गोडसे ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और गांधी के कहने पर गोडसे को उस वक्त छोड़ दिया गया। असल में बात क्या है दोस्तों कि 1948 की एक्चुअल असैसिनेशन से पहले महात्मा गांधी को मारने की कई बार कोशिश की गई थी और गोडसे ने जब फाइनली जाकर एक 78 साल के बुजुर्ग और कमजोर गांधी जी का खून किया, वो अकेला नहीं था। ये एक बहुत ही सोची समझी गई लंबी चली साजिश थी जिसमें कई सारे लोग जुड़े थे। इसकी प्लानिंग में 1 साल से ज्यादा का समय लगा और इसमें ऐसे ऐसे लोगों के नाम सामने आते हैं जिन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आइए जानते हैं महात्मा गांधी के असैसिनेशन की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को देखकर बहुत से लोगों को तकलीफ हो सकती है, स्पेशली वो लोग जो व्हाट्सएप से अपना हिस्ट्री का ज्ञान लेते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा, जो कुछ मैं इस वीडियो में कह रहा हूं उसके पीछे एक क्रेडिबल सोर्स है। हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो के नीचे भी एक लिंक मिलेगा जिसमें सारे सोर्सेज लाइन बाय लाइन बताए गए हैं कौन से हैं। मेजरली इस वीडियो की रिसर्च के पीछे कई सारी हिस्टोरिकल किताबों को रेफर किया गया है, जैसे कि गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे बाय जर्नलिस्ट धीरेंद्र झा। इसके अलावा एक किताब है द मर्डरर द मोनार्क एंड द फकीर, अ न्यू इन्वेस्टिगेशन ऑफ महात्मा गांधीज असैसिनेशन। इसके अलावा कई और रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स का भी इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले नाथूराम गोडसे के बारे में थोड़ा जानते हैं। आखिर कौन था ये इंसान? गोडसे का जन्म हुआ था 19 मई 1910 को। अपने माता पिता को पैदा होने वाली ये चौथी संतान थी, लेकिन इससे पहले जितने भी लड़के पैदा हुए थे वो बचपन में ही मर गए थे, जबकि उनकी लड़की जिंदा रही। तो नाथूराम के माता पिता को लगा कि उनके परिवार में पैदा होने वाले लड़कों पर कोई श्राप लगा है, तो इसकी वजह से उन्होंने इस लड़के को एक लड़की की तरह बड़ा करने का फैसला लिया। सही सुना आपने, बचपन में ही नाथूराम के नाक छिदवा दिए गए थे ताकि उसे एक नोज रिंग पहनाई जा सके। हिंदी में नोज रिंग को नथ कहते हैं। स्कूल जाने से पहले तक ये सिर्फ लड़कियों के ही कपड़े पहना करता था और इसे लड़की की तरह ही ट्रीट किया जाता था। असलियत में इस लड़के का जो ऑफिशियल नाम था वो था रामचंद्र विनायक गोडसे, लेकिन नथ पहनने की वजह से इसका नाम नाथूराम पड़ गया। स्कूल में नाथूराम ने 5th क्लास तो पास करी, लेकिन ये 10वीं फेल हो गया। 1929 के अराउंड 10वीं फेल होने के बाद ये रत्नागिरी चला गया। यहाँ ये संपर्क में आता है पहली बार विनायक दामोदर सावरकर से। ये दोनों ही लोग महाराष्ट्र की चित्पावन ब्राह्मण कम्युनिटी से आते थे। सावरकर पर ब्रिटिश सरकार ने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, तो वो रत्नागिरी से बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन उन्होंने यहीं पर गोडसे को ग्रूम करना शुरू किया। गोडसे सावरकर से बहुत इंस्पायर्ड था, इसकी बात आगे वीडियो में करेंगे, लेकिन इसके बाद ही जाकर करीब 1932 के अराउंड गोडसे ने आरएसएस और सावरकर की पार्टी हिंदू महासभा को ज्वाइन किया। महात्मा गांधी के असैसिनेशन में नाथूराम गोडसे के बाद एक और नाम है जो दूसरे नंबर पर लिया जाता है,
नारायण आप्टे। ये फोटो आप देख सकते हैं। नारायण आप्टे भी चित्पावन ब्राह्मण कम्युनिटी से आता था और 1938 में ये सावरकर का फॉलोअर बना। आप्टे वैसे तो शादीशुदा था, लेकिन धीरेन्द्र झा अपनी किताब में बताते हैं कि इसके कई लड़कियों के साथ अफेयर्स थे, जिनमें से एक अफेयर के बारे में मेंशन करना बनता है। एक 18-19 साल की क्रिश्चियन लड़की मनोरमा के साथ अफेयर। 1946 में आप्टे ने मनोरमा को अपनी वाइफ बताकर सावरकर से भी मिलवाया था, लेकिन आप्टे की गोडसे से मुलाकात इससे करीब 4 साल पहले 1942 में हुई, जिसके बाद इन्होंने साथ में मिलकर एक हिंदू राष्ट्र दल नाम से एक संगठन शुरू किया। इसके बाद इन दोनों ने अग्रणी नाम का एक अखबार भी शुरू किया था, जिसका एडिटर गोडसे बना। ये वही अखबार था जिस पर बाद में जाकर इसके एंटी मुस्लिम स्टांस की वजह से इस पर पेनल्टी भी लगी थी। इसी अखबार में गांधी जी के खिलाफ नफरत उगलने वाले आर्टिकल्स छपते थे। एक आर्टिकल इसमें छपा जिसकी हेडलाइन थी गांधी आत्महत्या कर लो, जिसमें गांधी को इंडियन पॉलिटिक्स से अलग होने की सलाह दी गई। गोडसे के दिमाग में किस हद तक नफरत भरी हुई थी और वो किस तरीके का आदमी था, यह आपको इस बात से पता लग सकता है कि दिसंबर 1946 में उसने चाकू निकालकर हिंदू महासभा के उस वक्त के प्रेसिडेंट एलबी भोपटकर को मारने की कोशिश करी। इसके पीछे कारण था कि गोडसे की बात नहीं सुनी जा रही थी पार्टी में। पार्टी के लोगों को गोडसे की विचारधारा बहुत एक्सट्रीमिस्ट लगती थी। अगस्त 1947 में इनके अग्रणी अखबार पर एक और पेनल्टी लगी। इस पेनल्टी को भरने की बजाय गोडसे और आप्टे ने साथ में मिलकर हिंदू राष्ट्र नाम से एक नया अखबार शुरू कर दिया। महात्मा गांधी इस वक्त इतने इन्फ्लुएंशियल थे कि देश में ज्यादातर हिंदू उन्हें सबसे बड़ा लीडर मानते थे, और इसी वजह से आरएसएस और हिंदू महासभा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो खुद को हिंदुओं का ठेकेदार बताती थी, वो एकदम मार्जिनलाइज्ड हो चुकी थी। दूसरा, गोडसे की नफरत के पीछे एक कारण था कि गांधी एक सेक्युलर डेमोक्रेसी के पक्ष में थे, जबकि आरएसएस और हिंदू महासभा एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे देश। हिंदू राष्ट्र मतलब देश धर्म के हिसाब से चलेगा, लेकिन गांधी जी धर्म और राजनीति को एक दूसरे से अलग अलग रखना चाहते थे। पार्टीशन के बाद दिल्ली में दंगे हुए थे और सितंबर में गांधी ने गोलवलकर से इनके बारे में एक मीटिंग भी की थी। गांधी ने उस वक्त गोलवलकर को सीधा कहा था कि आरएसएस के हाथ खून से सने हुए हैं, और इसके बाद गांधी जी ने खुद प्रयास करना शुरू किया देश में रिलीजियस हार्मनी बढ़ाने के लिए। 8 दिसंबर 1947 दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने नोट किया कि एक क्लोज डोर मीटिंग हुई थी, जिसमें आरएसएस के हेड एमएस गोलवलकर ने कहा कि महात्मा गांधी मुसलमानों को इंडिया में रखना चाहते हैं। गांधी अब हिंदुओं को और मिसलीड नहीं कर सकते। हमारे पास तरीके हैं जिससे ऐसे लोगों को तुरंत चुप कराया जा सकता है, लेकिन हमारा ट्रेडिशन नहीं है। लेकिन अगर मजबूर किया गया तो हमें ये रास्ता भी चुनना पड़ेगा। गोलवलकर के इस बयान के सिर्फ 3 हफ्ते बाद नाथुराम गोडसे, नारायण आप्टे और करकरे गांधी की हत्या की साजिश में लग गए। ये सीधे तौर पर गांधी की हत्या करना चाहते थे, लेकिन सवाल ये उठा कि गांधी को मारेगा कौन। नारायण आप्टे और नाथुराम गोडसे में से कोई भी ये करने को तैयार नहीं था। 2 जनवरी 1948 को ये दोनों जाकर विष्णु करकरे से अहमदनगर में मिलते हैं। विष्णु करकरे इनको मदन लाल पाहवा नाम के एक आदमी का नाम सजेस्ट करता है। ये बंदा है जो मारने का काम कर सकता है। मदन लाल एक रेफ्यूजी था जो पाकिस्तान से आया था और कई हफ्तों से करकरे के साथ रह रहा था। शुरुआत में करकरे जब मदन लाल पाहवा से मिला था तो ये लड़का कुछ काम ढूंढ रहा था, कमाई का जरिया ढूंढ रहा था। करकरे ने इसे लालच दिया कि ये इसके लिए एक नारियल की दुकान खुलवा देगा जहां से उसकी कुछ कमाई हो जाएगी, लेकिन असलियत में करकरे ने इसके लिए कुछ और ही प्लान कर रखा था। करकरे पाहवा का इस्तेमाल किसी गुंडे की तरह करने लगा, मुस्लिम रेडी वालों और दुकानदारों को परेशान करने के लिए, उनके घरों पर बम फेंकने के लिए। जब करकरे ने पहली बार पाहवा को गोडसे और आप्टे से मिलवाया तो इसे कोई आइडिया नहीं था कि ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं। ये 6 जनवरी साल 1948 को ही होता है कि पाहवा को पहली बार पता चलता है कि ये लोग एक्चुअली में गांधी को मारने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन पाहवा को अभी भी नहीं बताया जाता कि गांधी को गोली मारने का काम ये उसी से ही करवाना चाहते हैं। लेकिन गोली मारने के लिए एक रिवॉल्वर की जरूरत होगी, और रिवॉल्वर का इंतजाम तो कई महीनों पहले ही किया जा चुका था। बात है 8 अगस्त 1947 की। आजादी मिलने से ठीक 1 हफ्ते पहले एयर इंडिया का विमान DN-438 बॉम्बे से दिल्ली के लिए उड़ान भरता है। इस हवाई जहाज में 3 लोग बैठे हुए हैं। पहले हिंदू महासभा के फाउंडर विनायक दामोदर सावरकर और इनके 2 ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट्स नाथुराम गोडसे और नारायण आप्टे। ये लोग हिंदू महासभा की वर्किंग कमेटी मीटिंग के लिए दिल्ली जा रहे थे। इस ट्रिप से पहले नारायण आप्टे महाराष्ट्र के अहमदनगर में जाकर दिगंबर बड़गे से मिले थे। ये शस्त्र भंडार चलाते थे और एक जाने माने हथियारों के डीलर थे। जुलाई 1947 में आप्टे बड़गे से 1200 रुपए में एक स्टेन गन खरीदते हैं। उनके साथ गन खरीदने में
में विष्णु करकरे भी शामिल थे। जब ये फ्लाइट दिल्ली लैंड करती है तो गोडसे और आप्टे ग्वालियर से आने वाले दत्तात्रेय परचुरे से मिलते हैं, जो हिंदू राष्ट्र सेना चलाता था। ये पहली बार था जब गांधी की हत्या के अक्यूज्ड सभी लोग एक साथ मौजूद थे। असलियत में यहीं से ही इस साजिश की शुरुआत हुई थी। नारायण आप्टे लॉजिस्टिक्स के इंचार्ज थे। विष्णु करकरे को जिम्मेदारी दी गई कि वो एक आदमी को ढूंढे जो गांधी की हत्या करेगा, और विनायक दामोदर सावरकर, देखिए किताब में क्या लिखा है, इनकी गाइडिंग स्पिरिट थे। अब जनवरी 1948 वाली टाइमलाइन पर वापस आए तो 9 जनवरी को ये लोग बड़गे से मिलते हैं और बड़गे के घर पर हथियारों का इंस्पेक्शन किया जाता है। बड़गे और उसके हेल्पर शंकर ने इनको एक हैंड ग्रेनेड, 2 रिवॉल्वर्स और एक गन कॉटन स्लैब दिखाए और इनको चलाने का प्रोसेस भी समझाया। अब दिलचस्प बात यह है कि गोडसे ने इस पूरे मर्डर प्लान से खुद को सेफ रखने के लिए एक अलग प्लान बना रखा था, अपनी एक एलिबाई बना रखी थी। वो ऐसा दिखाना चाहता था कि 20 जनवरी के दिन जब गांधी को मारा जाएगा मदनलाल पाहवा के द्वारा, वो नागपुर में होगा, एक शादी अटेंड कर रहा होगा। इस शादी का बहाना उसने ढूंढा ताकि वो दिल्ली में ना होने की बात को साबित कर पाए और गांधी हत्या के बाद खुद को बचा पाए। लेकिन 14 जनवरी को गोडसे और आप्टे जब पूना से बॉम्बे जाने के लिए निकले तो उन्होंने खुद ही अपना कवर ब्लो कर दिया। उनकी सीट के सामने शांता मोदक नाम की एक मराठी फिल्म एक्ट्रेस बैठी थी। नारायण आप्टे ने उनसे बात करनी शुरू करी और अपने आप को हिंदू राष्ट्र का मालिक और गोडसे को उसका एडिटर बताया। इन्होंने शांता के साथ कॉफी भी पी और बातों बातों में ये भी बता दिया कि बॉम्बे के शिवाजी पार्क में सावरकर सदन जा रहे हैं। शांता ने इन्हें लिफ्ट ऑफर करी और सावरकर सदन छोड़ दिया। 14 जनवरी 1948 शाम के 7:30 बजे गोडसे और आप्टे सावरकर सदन पहुंचकर सावरकर के साथ मीटिंग करते हैं। इसके बाद शाम के 8:15 पर ये सावरकर सदन से बाहर निकलते हैं और वहां दिगंबर बड़गे से मिलते हैं। बड़गे ने इनको बताया कि वो हथियार ले आया है। आप्टे पहले सावरकर सदन गया, लेकिन वहां उसको हथियार रखने के लिए कोई सेफ जगह नहीं मिली। ना ही इसे लगा कि हिंदू महासभा का ऑफिस हथियार रखने के लिए सेफ जगह थी। इसी के बाद ही आप्टे ने बॉम्बे के भुलेश्वर मंदिर के दीक्षित महाराज के यहाँ हथियार रखने का फैसला किया। ये इसलिए किया गया क्योंकि मंदिर पर पुलिस रेड पड़ने की संभावना कम थी। देखो वैसे कितने बड़े कट्टर हिंदू थे ये कि मंदिर जैसे पवित्र स्थान का इस्तेमाल कर रहे थे हथियार रखने के लिए। मंदिर में इन्होंने दीक्षित महाराज से एक रिवॉल्वर भी मांगी और एक अमेरिकन रिवॉल्वर अरेंज भी कर दी गई थी इनके लिए, लेकिन उसके लिए 500 रुपए मांगे थे महाराज ने। गोडसे और आप्टे सोच रहे थे हमें फ्री में ही मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो इसलिए ये डील नहीं हो पाई। इसके बाद आप्टे ने करकरे को हथियार दे दिए और पाहवा के साथ ये बैग लेकर दिल्ली जाने को कहा। अभी तक भी पाहवा को ये नहीं पता था कि ये लोग गोली मारने का काम उससे करवाना चाह रहे हैं। नाथूराम गोडसे इस समय एक से एक छोटे से छोटा हुआ खर्चा अपनी नोटबुक में लिख रहा था। टैक्सी वाले ने कितने पैसे लिए, हथियार खरीदने में कितने पैसे लगे। यही नोटबुक बाद में पुलिस के हाथ लगती है, जिसकी वजह से आज ये सारी चीजें हम जानते हैं। अगर पाहवा गांधी को मारने में फेल हो जाता तो इसके लिए नारायण आप्टे ने एक दूसरा प्लान बी भी बना रखा था। प्लान बी के अनुसार वो गांधी की हत्या बड़गे से करवाना चाहते थे। बड़गे को कन्विंस करना इतना मुश्किल नहीं था। आप्टे ने सीधा कहा कि गांधी को मारने की ये जिम्मेदारी मुझे सीधा सावरकर ने दी है। इसके बाद नाथूराम गोडसे पूना जाता है और अपने छोटे भाई गोपाल गोडसे को भी इस प्लान में शामिल कर लेता है। 17 जनवरी 1948 सुबह के 7 बजे गोडसे, आप्टे, बड़गे और शंकर बॉम्बे के वीटी स्टेशन पर मिलते हैं। सुबह इन्होंने कई लोगों से मिलकर पैसे इकट्ठे किए और इसके बाद गोडसे ने कहा कि इनको सावरकर के दर्शन कर लेने चाहिए। इसलिए चारों लोग फिर सावरकर सदन जाते हैं। शंकर ने बाहर इंतजार किया, बड़गे को ग्राउंड फ्लोर पर रुकने को कहा गया और सिर्फ गोडसे और आप्टे सावरकर से मिलने ऊपर गए। 5-10 मिनट बाद ये नीचे आए और इनके पीछे सावरकर भी खड़े थे। सावरकर ने इन सबको कहा सफल होकर वापस आओ। इसके बाद दोपहर के 1:30 बजे गोडसे और आप्टे ने अहमदाबाद होकर दिल्ली जाने वाली फ्लाइट पकड़ी और इस फ्लाइट में इनको दादा महाराज मिले। जब ये प्लेन अहमदाबाद में रुका तो दादा महाराज ने इनसे पूछा पाकिस्तान और हैदराबाद पर हमला करने वाले इनके फेल्ड प्लान्स के बारे में। इस पर गोडसे चुप रहा, लेकिन आप्टे ने जवाब दिया आगे देखो अब हम क्या करने वाले हैं। वैसे यहां सोचकर देखो दोस्तों, ऐसे लोग जो अपनी कट्टर विचारधारा के चलते दूसरे शहरों पर हमले करने के प्लान्स बनाते हैं, किसी इंसान को असैसिनेट करने के इतने डिटेल्ड प्लान्स बनाते हैं, ऐसे लोगों को एक आतंकवादी कहना जायज नहीं होगा। यही कारण है कि नाथूराम गोडसे को अक्सर आजाद भारत का पहला आतंकवादी कहा जाता है। 17 जनवरी 1948 शाम को इनकी फ्लाइट दिल्ली पहुंचती है। कनॉट प्लेस के मरीना होटल में एक कमरा बुक करते हैं और अगले 2 दिन 18 जनवरी और 19 जनवरी ये बिरला हाउस
हाउस की रेकी करते हैं, आसपास इंस्पेक्शन करते हैं, क्योंकि ये बिरला हाउस ही जगह थी जहां पर महात्मा गांधी रह रहे थे। इसी बीच गोपाल गोडसे भी एक रिवॉल्वर लेकर दिल्ली आ जाता है और इनको ज्वाइन करता है। गोपाल, करकरे और पाहवा ये हिंदू महासभा के दफ्तर में रुकते हैं। 17 जनवरी को पाहवा दिल्ली आकर अपने मामा से भी मिलता है, जो उसे बताते हैं कि उसकी शादी उसके पिता ने तय कर दी है। 18 जनवरी को पाहवा अपनी मंगेतर के घर भी चला जाता है। वहां उसकी मुलाकात होती है मंगेतर के चाचा से। वो पाहवा को बताते हैं कि सब्जी मंडी में जवाहरलाल नेहरू की एक मीटिंग चल रही है और वो उनके साथ पाहवा नेहरू की मीटिंग अटेंड करने भी चला जाता है। 19 जनवरी की रात पाहवा सोने की तैयारी कर रहा था कि तभी नारायण आप्टे उसके कमरे में आता है। प्लान ये था कि 20 जनवरी को गांधी की हत्या करी जाएगी, लेकिन सिर्फ उससे पिछली रात 19 जनवरी को ही पाहवा को बताया जाता है कि ये सारे लोग चाहते हैं कि पाहवा ही गोली चलाए गांधी पर। रात को आप्टे आकर जब करकरे से इसके बारे में बात करते हैं और पाहवा को पहली बार ये बताया जाता है, तो पाहवा ये करने से सीधे तौर पर मना कर देता है। पाहवा कहता है कि ऐसा नहीं कि वो गांधी का समर्थक बन गया है, लेकिन उसकी जिंदगी में प्रायोरिटीज कुछ और है। वो अपने पिता की पसंद की गई लड़की से शादी करने की सोच रहा है और इस तरीके से ऐसा काम करके अपनी जिंदगी को तबाह कर दे वो किसी भी हालत में नहीं करना चाहेगा। इस पॉइंट पर गांधी की हत्या करने का ये पूरा प्लान गड़बड़ा जाता है। गोडसे खुद से गोली चलाने को तैयार नहीं था, तो प्लान बी के अनुसार नारायण आप्टे ने बड़गे को यह जिम्मेदारी दी। पाहवा को पूरी तरीके से इस प्लान से हटाया नहीं गया, कहीं वो किसी और को जाकर इस प्लान के बारे में ना बता दे, तो इसलिए उसे कुछ और जिम्मेदारी दी गई। उसको बिरला हाउस के प्रेयर ग्राउंड्स के बाहर गन कॉटन स्लैब से एक धमाका करके डिस्ट्रैक्शन करने की जिम्मेदारी दी। प्लान ये था कि पाहवा यहाँ पर धमाका करेगा, इसके बाद बाकी लोग हैंड ग्रेनेड्स फेंकेंगे और इसी भगदड़ में बड़गे गांधी को जाकर गोली मार देगा। लेकिन 20 जनवरी का जब यह दिन आता है तो प्लान बी भी गड़बड़ा जाता है। बाहर सबसे पहले पाहवा एक धमाका तो कर देता है, लेकिन बड़गे आखिरी मूवमेंट पर डर जाता है। वो अपनी रिवॉल्वर को टैक्सी की बैक सीट के नीचे छुपा देता है, जिस टैक्सी में इनका भागने का प्लान था। इतने में नाथुराम गोडसे, नारायण आप्टे और गोपाल गोडसे टैक्सी में बैठकर भाग जाते हैं। ये वही टैक्सी थी। इस टैक्सी की बैक सीट के नीचे जब वो देखते हैं तो इन्हें वहां पर वही रिवॉल्वर मिलती है। इतने में जब बड़गे बाहर आता है तो उसे दिखता है कि ना तो गोडसे भाई यहाँ पर है, ना आप्टे यहाँ पर है और ना ही टैक्सी है। इस पॉइंट पर बड़गे को समझ में आता है कि ये लोग इसे फंसाकर खुद भागना चाह रहे थे। कुछ देर बाद ये सब वापस हिंदू महासभा के ऑफिस में मिलते हैं और आप्टे और गोडसे पूछते हैं बड़गे से कि क्या हुआ। बड़गे जवाब में इनको गंदी गंदी गालियां देता है और वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ बिरला हाउस में धमाके की वजह से भगदड़ जरूर मची थी। पुलिस पाहवा को पकड़ लेती है। महात्मा गांधी भी उस वक्त वहीं पर बैठे थे। धमाके के बाद वो कहते हैं डरने की जरूरत नहीं, ऐसे ही हम डर जाएंगे तो सचमुच यहाँ कुछ हो जाए तो हमारा हाल कैसा होगा। कुछ नहीं हुआ है। इस घटना का एक्चुअल वीडियो फुटेज हमारे पास मौजूद है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसे हम डर जाएंगे तो सचमुच यहाँ कोई हो जाए तो हमारा हाल कैसा होगा। सुनो सुनो सुनो, सब सुनो, कुछ नहीं हुआ है। गांधी जी ने अगले दिन ये भी कहा, जिस भाई ने ये काम किया है उससे आपको नफरत करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने इंस्पेक्टर से ये कहा है कि उसे सताया ना जाए। हम सब ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उसे सन्मति दे। In the midst of death, life persists. In the midst of untruth, truth persists. In the midst of darkness, light persists. इस फेल्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद गोडसे और आप्टे मुंबई आ जाते हैं 23 जनवरी 1948। ये दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि अब गोडसे खुद ही गांधी को मारेगा। आप्टे और करकरे इसे सपोर्ट देने के लिए वहां पर जाएंगे, लेकिन अब तक पुलिस इनको ढूंढने लग गई थी। पाहवा ने पुलिस इंटरोगेशन के दौरान पुलिस को सब कुछ बता दिया। अहमदनगर के करकरे सेठ और पुणे के हिंदू राष्ट्र के एडिटर, पब्लिशर और एडिटर के छोटे भाई, ये सब गांधी को मारने का प्लान बना रहे थे। साथ में इनके एक दाढ़ी वाला वेपन सप्लायर और उसके नौकर के बारे में भी बताया। गोडसे, आप्टे और करकरे इसके बाद अंडरग्राउंड होकर काम करने लगे। 25 जनवरी को ये एल्फिनस्टोन होटल में मिलते हैं। गोडसे को लग रहा था कि उसके पास जो रिवॉल्वर है वो बहुत ज्यादा काम की नहीं है, तो वो ग्वालियर गया। वहां पर परचुरे ने उसके लिए एक फुली लोडेड ऑटोमेटिक बेरेटा पिस्तौल अरेंज करा दी। शाम को करकरे गांधी की प्रेयर मीटिंग्स को जाकर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को देखकर आता है। अगला दिन 30 जनवरी शाम को 5 बजे गांधी जी की प्रेयर मीटिंग शुरू होने वाली थी। इससे 10 मिनट पहले ही गोडसे वहां पर पहुंच गया था। उस दिन गांधी जी की सरदार पटेल के साथ एक मीटिंग हुई थी शाम के 4:30 बजे। ये मीटिंग 5:10 पर खत्म होती है। इस वक्त उनसे गुजरात के काठियावाड़ के 2 नेता मिलने आए थे।
तो उनकी ग्रैंड नीस मनु ने पूछा कि क्या वो उनसे मिलेंगे। इस पर गांधी जी ने कहा, उन्हें कह दो कि अगर मैं जिंदा रहा तो प्रार्थना के बाद वो मेरे साथ मेरी वॉक पर बात कर सकते हैं। जब तक गांधी जी बाहर निकले वो 15 मिनट लेट थे। वो अपनी ग्रैंड नीसेस मनु और आभा के कंधों पर हाथ रखकर प्रेयर मीटिंग में एंटर हुए। गोडसे इतने में गांधी के पास पहुंचा और मनु के पास से गांधी की तरफ बढ़ा, जैसे उनके पैर छूने जा रहा। मनु ने उसे रोकने की कोशिश की, ये बोलकर कि हम ऑलरेडी लेट हो रहे हैं, लेकिन इतने में ही गोडसे ने मनु को धक्का दिया, नमस्ते गांधी जी कहा और रिवॉल्वर निकालकर 3 गोलियां चला दी। गांधी जी के मुंह से सिर्फ शब्द निकले, हे राम। इत्तेफाक की बात देखिए, गांधी जी ने उसी सुबह मनु को कहा था, अगर कोई मुझ पर गोलियां चलाए और मैं बिना तड़पे और भगवान का नाम अपने होठों पर लिए मर जाऊं तो तुम दुनिया से कहना कि हाँ, ये एक सच्चा महात्मा था। गांधी पर गोलियां चलने के बाद पास में खड़े पुलिस वालों ने गोडसे को कस्टडी में ले लिया, लेकिन आप्टे और करकरे वहां से भाग निकले। गांधी की हत्या की खबर सुनकर पूरा देश शॉक रह गया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा, द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स एंड देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर। इस चीज का भी ओरिजिनल ऑडियो मौजूद है जो आप सुन सकते हैं। The light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. ये बात पता चलते ही कि इस हत्या के पीछे हिंदू महासभा और नाथूराम गोडसे हैं। हजारों लोगों की भीड़ सावरकर सदन के बाहर इकट्ठी हो गई। इमारत पर आग लगाने की कोशिश की गई, लेकिन सही समय पर पुलिस ने आकर ऐसा करने से रोक दिया। नागपुर में भी आरएसएस हेडक्वार्टर्स और गोलवलकर के घर पर पत्थर फेंके गए। देश भर में आरएसएस और हिंदू महासभा के ऑफिस पर हमला हुआ। इनके लोग अपनी जान बचा के भागने लगे, छुपने लगे। गोडसे और सावरकर जैसे लोगों ने सोचा था कि गांधी की हत्या करके ये हिंदुओं को अपने पक्ष में ले लेंगे और लोग इनके सपोर्ट में खड़े होंगे, लेकिन नतीजा इसका उल्टा ही हुआ। गांधी की हत्या करके गोडसे ने गांधी को और भी महान बना दिया और उनकी विचारधारा को और भी मजबूत। आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि उनके खिलाफ इतना बड़ा रिएक्शन देखने को मिलेगा जनता में। 24 घंटों के भीतर उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वो अपने आप को बचाने के तरीके ढूंढने लगे। 31 जनवरी 1948 गोलवलकर ने अगले दिन एक रिटन स्टेटमेंट दी, जिसमें वो गांधी को द ग्रेट महात्मा कहते हैं। वो ऐसा दिखाने लगे कि देखो, मैं तो गांधी को सपोर्ट करता था, लेकिन इस हत्या से पहले वो गांधी के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ जहर उगलते थे। आरएसएस ने अपने आप को बचाने के लिए ये तक कह दिया कि हम तो गांधी के आदर्शों में मानते हैं। जब 31 जनवरी को पुलिस वाले सावरकर के घर गए तो सावरकर ने सीआईडी के डिप्टी कमिश्नर से पूछा कि क्या वो उनको अरेस्ट करने आए हैं, जबकि पुलिस वहां सिर्फ सर्च करने गई थी। आरएसएस और हिंदू महासभा ने गोडसे को पूरी तरीके से डिसोन कर दिया। ये तो हमारा आदमी ही नहीं था। गोडसे को पकड़कर पहले तुगलक रोड थाने में लाया गया, जहां उससे पूछताछ हुई और उसके बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में उससे लंबी पूछताछ की गई। 31 जनवरी को उसे मैजिस्ट्रेट के सामने लाया गया, जिसके बाद उसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। शाम तक गोडसे अनईजी होने लगा था। उसे लगा था कि वो गांधी जी को मारने के बाद हीरो बन जाएगा और हिंदू और सिख रेफ्यूजीज उसके सपोर्ट में खड़े होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो लोग गांधी के पहले ज्यादा खिलाफ भी थे, वो भी अब गांधी के सपोर्ट में खड़े होने लगे। इसके बाद 4 फरवरी साल 1948 सरदार पटेल के फैसले पर भारत सरकार आरएसएस को बैन कर देती है पूरे देश भर में। इस बैन को सिर्फ अगले साल 1949 में ही हटाया जाता है, इस कंडीशन पर कि आरएसएस खुद को पॉलिटिकल एक्टिविटीज से दूर रखेगी। वो देश के कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करके सिर्फ एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करेगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ 26 जनवरी साल 2002 में ही होता है कि आरएसएस के हेडक्वार्टर्स में पहली बार इंडिया का झंडा लहराया जाता है। इससे पहले वो सिर्फ अपना सैफरन फ्लैग लहराते थे। जमशेद दोराब नगरवाला बॉम्बे सीआईडी के डिप्टी कमिश्नर, ये वही इंसान थे जिन्होंने 20 जनवरी को पाहवा को पकड़ा था। इन्हीं की टीम होती है जो 31 जनवरी को सुबह के 5:30 बजे बड़गे को भी पकड़ती है। 5 फरवरी को ये गोपाल गोडसे को भी ढूंढ निकालते हैं, लेकिन आप्टे और करकरे अभी भी गायब थे। इसी बीच नाथूराम ने पुलिस को आप्टे की गर्लफ्रेंड मनोरमा के बारे में बताया और मनोरमा ट्रैक करके पुलिस ने आप्टे और करकरे को भी ढूंढ निकाला। अब नाथूराम, आप्टे, करकरे, गोपाल, पाहवा, बड़गे और शंकर सब जेल में थे। 27 फरवरी साल 1948 होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल ने जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने कहा, मैं बापू की हत्या के केस पर डेली अपडेट्स ले रहा हूं। सावरकर के अंडर हिंदू महासभा की फैनेटिकल विंग ने इस हत्या की साजिश की है और बाद में इसको अंजाम दिया है। इसके बाद सावरकर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। नाथूराम की इंटरोगेशन 4 मार्च तक चलती है और 24 मई को गोडसे और इन सभी लोगों का ट्रायल शुरू होता है। There are 9 accused. Godse, the alleged assassin, is on the left. He was fairly solemn. The others apparently very cheerful. The judge of the special court is Mr. Atma Karan,
And here's another picture of the chief prisoner, Nathuram Vinayak Godse. कोर्ट में गोडसे गांधी को मारने के कारण बताता है। वो कहता है कि गांधी पार्टीशन के लिए जिम्मेदार थे। अब असलियत में ये बात सरासर झूठ है। असलियत में गांधी जी उन गिने चुने लोगों में से थे जो आखिर तक पार्टीशन के खिलाफ रहे थे। ये बात आप भी जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो ये वाला वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने पार्टीशन से रिलेटेड हिस्ट्री की डिटेल में बात करी थी। 3 जून 1947 को जिस दिन पार्टीशन को अनाउंस किया गया उस दिन गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद को कहा था, I can see only evil in the plan। जबकि सच बात यह है कि सावरकर, जिसको नाथुराम गोडसे सबसे ज्यादा मानता था, इन्होंने 1943 में कहा था, मुझे मिस्टर जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी से कोई झगड़ा नहीं है। अगर गोडसे सही में इस कारण में मानता तो वो अपने गुरु सावरकर को जाकर पहले गोली मारता और साथ में जिन्ना को भी मारता। दूसरा कारण गोडसे देता है कि गांधी जी ने 55 करोड़ रुपए इंडियन गवर्नमेंट के कैश बैलेंस से पाकिस्तान को देने के लिए फास्ट किया। ये वाला कारण भी झूठा है। असलियत में गांधी जी ने जो अनशन किया था वो दोनों धर्मों के लोगों के बीच शांति के लिए किया था। On the 5th day of Gandhi's latest fast, a crowd of something like 300,000 people assembled in Delhi for a special meeting to be addressed by Maulana Azad, Minister of Education in the government of the Dominion of India. He announced Gandhi's conditions for breaking his fast, which had been undertaken in order to bring about Hindu-Muslim peace. भारत सरकार द्वारा उस समय जारी किए गए प्रेस नोटिस में गांधी जी द्वारा पाकिस्तान को 55 करोड़ देने की मांग का कोई जिक्र नहीं है। जिस अनशन की गोडसे बात कर रहा था वो जनवरी 1948 में हुआ था, लेकिन असलियत में गांधी को मारने का प्लान जुलाई 1947 से ही बनाया जा रहा था इन लोगों के द्वारा। तीसरा बहाना कोर्ट में गोडसे देता है गांधी जी के एंटी हिंदू होने का। अब इस पर तो क्या ही कहा जाए। गांधी जी ने पूरी जिंदगी हिंदुइज्म को प्रैक्टिस किया था। अपनी सभाओं में, मीटिंग्स में, अपनी किताबों में वो कॉन्स्टेंटली भगवत गीता की टीचिंग्स की बात करते हैं। और एक ऐसा आदमी उन्हें एंटी हिंदू कह रहा है जो हिंदू मंदिरों का इस्तेमाल कर रहा था अपने हथियारों को छिपाने के लिए। इसके बारे में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1950 में लिखा था कि गांधी जी की हत्या के पीछे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं थी। असलियत में ये लड़ाई थी एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज और लिबरल हिंदूज की। गांधी जी जैसे हिंदूज जो टॉलरेंस और भाईचारे में विश्वास रखते थे, जो सभी जातियों को, औरतों को एक बराबर लाना चाहते थे, इस बात से ये एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज बहुत नाराज थे। ये लोग कास्ट सिस्टम को बरकरार रखना चाहते थे। ब्राह्मण जहां ऊपर हो, दलित जहां नीचे हो, औरतों को हमेशा आदमियों के नीचे रखा जा सके। हिंदुइज्म बचाने के नाम पर एक्चुअली में ये कास्ट बचाने की कोशिश कर रहे थे। यही संघर्ष आप आज के दिन भी देख सकते हो देश में। एक तरफ है आम हिंदू लोग जो शांति खुशहाली से जीना चाहते हैं, जो टॉलरेंस और इक्वालिटी में विश्वास रखते हैं, कास्ट सिस्टम में नहीं मानते। दूसरी तरफ है गोडसे की विचारधारा वाले कट्टर हिंदूज जो आजकल ऑनलाइन ट्रोल्स बने फिरते हैं, गाली गलौज करते हैं, औरतों को रेप थ्रेट्स देते हैं, जातिवाद में मानते हैं। यही लोग अक्सर हिंदू राष्ट्र के भी सपने देखते हैं। मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, लोअर कास्ट लोगों के खिलाफ जहर भी उगलते हैं। ये इस लेवल के ब्रेन वॉश्ड हैं कि इनके हिसाब से फर्स्ट कैटेगरी के हिंदू लोग भी एंटी हिंदू हैं। गोडसे भी इसी तरीके से ब्रेन वॉश था और प्रोसिक्यूशन को यह प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं हुई कि इस साजिश के पीछे गोडसे का ही हाथ था। लेकिन जिस दौरान ये ट्रायल चला, इस साजिश में सावरकर की इन्वॉल्वमेंट को प्रूफ करना मुश्किल रहा। सावरकर ने अपने आप को बचाने के लिए कहा कि वो बीमार थे और साल भर से गोडसे और आप्टे से नहीं मिले थे। बढ़ के जब पुलिस का इन्फॉर्मर बन गया तो उसने सावरकर के इस साजिश में शामिल होने के कई इंसिडेंट्स बताए, जैसे कि सावरकर सदन में हथियार छुपाने की कोशिश, दिल्ली जाने से पहले सावरकर से मिलना और सावरकर का सफल होकर वापस आओ कहना। इसके अलावा ट्रेन में गोडसे को मिली एक्ट्रेस शांता मोदक ने भी इस बात की गवाही दी कि उन्होंने गोडसे और आप्टे को सावरकर सदन छोड़ा था। लेकिन कोर्ट में बैठे जज का यह मानना था कि सिर्फ बड़गे की बात पर सावरकर को सजा नहीं दी जा सकती थी। सावरकर के बॉडीगार्ड ने बॉम्बे पुलिस को दी अपनी स्टेटमेंट में कहा कि जनवरी में गोडसे, आप्टे और करकरे 3 बार सावरकर से मिलने आए थे। सावरकर के सेक्रेटरी ने भी कहा अपने बयान में कि जनवरी के पहले हफ्ते में करकरे और एक पंजाबी लड़का और मिडिल ऑफ जनवरी में गोडसे और आप्टे सावरकर से मिलने आए थे। लेकिन इन दोनों लोगों ने कोर्ट में टेस्टिफाई नहीं किया, तो इसीलिए सावरकर किसी भी तरीके की सजा से बच निकले। इस केस में गोडसे और आप्टे को मौत की सजा दी गई। सावरकर को छोड़ दिया गया और बाकी 5 अक्यूज्ड को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दी गई। 10 फरवरी 1949 ये सजा इनको सुनाई जाती है। गोडसे ने इसके खिलाफ 22 फरवरी को शिमला में ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट में अपील फाइल की और हाई कोर्ट में गोडसे का केस सुनने वाले जस्टिस GD खोसला ने बाद में अपनी किताब द मर्डर ऑफ द महात्मा में लिखा, गोडसे के कदम लड़खड़ा जाते थे। उसका व्यवहार उसी घबराहट और डर की स्थिति को दिखा रहा था। उसने एक साहसी चेहरा बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप जाती थी।
और उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। 17 मई को हाईकोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स खत्म होने के बाद गोडसे को महात्मा गांधी के बेटे रामदास गांधी की एक चिट्ठी आती है। इसमें वो कहते हैं कि मैंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की है कि गोडसे को डेथ पेनल्टी नहीं दी जाए। गोडसे ने इस चिट्ठी का जवाब देते हुए कहा, एक इंसान के रूप में मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिसमें मैं उन घावों के प्रति अपनी भावना व्यक्त कर सकूं जो आपके और आपके रिश्तेदारों को मेरे हाथों हुए आपके पूजनीय पिता के दुखद अंत से प्राप्त हुए होंगे। गोडसे ने उनको लिखा कि मेरे एग्जीक्यूशन से पहले आकर मुझसे मिले। धीरेन्द्र झा अपनी किताब गांधीज असैसिन में कहते हैं कि गोपाल गोडसे ने भी बाद में लिखा था, यदि हृदय परिवर्तन गांधीवाद का एक मुख्य सिद्धांत था तो इसे डेथ सेंटेंस लागू ना करके यहां आजमाया जा सकता था। नाथूराम गांधीवादियों की तरफ से ऐसी किसी कोशिश का एंग्शियसली इंतजार कर रहा था। ये सब डेस्परेट कोशिशें थी गांधी की हत्या करने के बाद गांधी के रास्ते के जरिए अपनी जान बचाने की। इस बात से एक बार फिर से साबित होता है गांधी को जरूर मार दिया गया गोडसे के द्वारा, लेकिन जीत यहां पर गांधी की ही हुई। 22 जून को हाईकोर्ट ने भी ट्रायल की सजा को बरकरार रखा। इसके बाद गोडसे ने प्रिवी काउंसिल ऑफ इंग्लैंड के सामने अपील करी अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक इंडिया अभी भी एक ब्रिटिश डोमिनियन था और ये इंडियंस के लिए फाइनल कोर्ट ऑफ अपील्स थी। लेकिन अक्टूबर 1949 में प्रिवी काउंसिल ने भी गोडसे की अपील को डिसमिस कर दिया। नवंबर 1949 में एलजी थाटे, जो 1944 में गांधी पर हुए मर्डर अटेम्प्ट में गोडसे के साथ था, उसने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने लिखा कि गोडसे और आप्टे को गांधीवादी सर्वोदय समाज के सुपरविजन में रखा जाए, जिससे कि गोडसे और आप्टे की सोच को बदला जा सके। यानी कि गोडसे के साथ ही अब गोडसे को उसकी जान बचाने के लिए गांधीवादी बनाने को तैयार थे। लेकिन अभी भी एक सवाल जरूर था, क्या गोडसे को गांधी की हत्या की सजा में फांसी दी जानी चाहिए? क्योंकि अगर गांधी जी सही में जिंदा रहते तो वो इसके खिलाफ होते। ये बात हमें उन पर हुए पुराने असैसिनेशन अटेम्प्ट से भी पता चलती है। इस सवाल पर उस समय के सबसे बड़े गांधीवादियों में से एक किशोरलाल मशरूवाला ने गांधी के द्वारा शुरू किए गए जर्नल हरिजन में एक आर्टिकल लिखा। इन्होंने कहा कि अगर सिद्धांतों के हिसाब से देखा जाए तो महात्मा गांधी के हत्यारों को फांसी देना उनकी ग्लोरी को कम करेगा, इसलिए उनके हत्यारों को जिंदा रखना काफी ग्रेस का काम होगा। लेकिन इसको ऐसे देखा जाएगा कि जैसे सरकार गवर्न करने में इनकेपेबल है, और इसका सीधा मतलब बनेगा कि फांसी की सजा का अंत है। क्योंकि अगर गोडसे को जिंदा रखा गया और बाकी सभी हत्यारों को फांसी दी गई आने वाले समय में, तो ऐसा लगेगा कि सिर्फ अहिंसा के महात्माओं को मारने पर फांसी नहीं होगी। इसलिए अगर भारत सरकार गोडसे को फांसी देती है तो इसमें गलती ढूंढना मुश्किल होगा। इस आर्टिकल के बाद फांसी के सवाल पर डिबेट खत्म होती है और गोडसे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी जाती है। जस्टिस जीडी खोसला अपनी किताब में लिखते हैं कि गोडसे ने जेल में अपने अंतिम दिनों में जेल में अपने काम पर पश्चाताप किया था। उसने कहा था कि अगर उसे दूसरा मौका दिया जाता तो वो अपना बाकी जीवन शांति के प्रचार और अपने देश की सेवा में बिताता। इसलिए बात बड़ी साफ है कि जीत तो यहाँ पर गांधी की ही हुई, जीता तो यहाँ पर गांधीवाद ही। दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट में से एक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने गांधी जी के बारे में कहा था, जनरेशंस टू कम विल स्कार्स बिलीव दैट सच अ वन एज दिस एवर इन फ्लैश एंड ब्लड वॉक्ड अपॉन दिस अर्थ। आने वाली पीढ़ियों को यकीन करना मुश्किल होगा कि ऐसा इंसान भी कभी धरती पर रहा होगा। अगर आप कारण जानना चाहते हैं कि गांधी जी को इतना महान क्यों माना जाता है, तो ये वाला अब मैं वीडियो रेकमेंड करना चाहूंगा जिसमें मैंने पार्टीशन की बात करी है। देखिए और समझिए हमारे देश के इस असली इतिहास को जो व्हाट्सएप पर आपको बताया नहीं जाता। यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।